हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीवाईसी क्लासेस पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छे ढंग से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीएल मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर के आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी दोस्तों सेलेक्टिव लिए गए हैं और ये आपके सभी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अपने स्कोर को ज़रूर से बताना है कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने नंबर पाए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले हमने जो लास्ट डे क्वेश्चन पूछा था तो उसमें सबसे अधिक मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किया है 30 में से 26, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग इसी तरीके से आंसर देने का प्रयास किया करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो इसका दोस्तों बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वही बात की जाए कि बिहार राज्य के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है जिसे गवर्नर बोला जाता है, तो वे हैं फागू चौहान जी। और दोस्तों बिहार की बात हुई तो याद रखिएगा बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। वहीं जो बिहार है, यहाँ पर जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों यह जब भी आती है तो अपने साथ बाढ़ लेकर आती है और बहुत ही तबाही मचाती है। वहीं याद रखिएगा बिहार से कि बिहार में एक सोनपुर मेला लगता है जो कि पशुओं का मेला है और विश्व में सबसे बड़ा मेला लगता है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वे ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग क्या है दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा नीति आयोग से। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वे राजीव कुमार जी हैं। वहीं जो ऑप्शन नंबर सी है अमिताभ कांत, यह नीति आयोग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अजीत डोभाल जी हैं, ये प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अभी हैं। 2019 में रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल में कौन अभिनेता थे। तो दोस्तों जो 2019 में जो मिशन मंगल मूवी रिलीज हुई थी तो इसके जो अभिनेता थे, एक्टर थे, उसमें आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी अक्षय कुमार जी। वहीं यदि बात की जाए कि इसके डायरेक्टर कौन थे तो याद रखिएगा जगन शक्ति जी। जगन शक्ति जी इस मूवी के डायरेक्टर थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो डीआरडीओ की स्थापना ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। दोस्तों यह वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 1958 में ही दोस्तों याद रखिएगा नासा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की भी स्थापना हुई थी। दोस्तों बात हुई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो अभी वर्तमान में महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी जी हैं डीआरडीओ के भी वर्तमान में महानिदेशक। और दोस्तों जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त से याद रखिएगा कि 15 अगस्त सन 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो आपको पता होगा दोस्तों। इसमें जितने भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, इनको जरूर से याद रखिएगा, इसलिए किसी न किसी एग्जाम में जरूर से आ चुके हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन का सही हो जाएगा कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हिंदी दिवस है वह ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा बी, यानी 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि बात की जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस हमेशा 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 22 अप्रैल क्या है दोस्तों, अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। तो बताना है आपको कि कौन से देश में भोजपुरी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। मॉरिशस में दोस्तों भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। मॉरिशस की जो राजधानी है वह होती है पोर्ट लुइस, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल यानी कि दोस्तों विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 के कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो जो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे तो वे दोस्तों बीजिंग चाइना में होंगे, याद रखिएगा। और
शीतकालीन ओलंपिक खेल हो चाहे विंटर ओलंपिक गेम्स हो, बात ही एक ही है। और एक दोस्तों होता है ग्रीष्मकालीन, जिसे कि समर ओलंपिक गेम्स बोला जाता है। यह 2020 में टोक्यो जापान में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे 2021 में टाल दिया गया है। समर ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे यदि पूछा जाए तो 2021 में टोक्यो जापान में होना है अब। और जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेल, यह 2022 में बीजिंग चाइना में होना है। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। वहीं जो ऑप्शन नंबर डी है सर्बिया, तो अभी दोस्तों याद होगा आपको कि जो अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी जो भारत को मिली थी, वह भारत से छीन करके अब सर्बिया को दे दी गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली। अरावली कहाँ है दोस्तों? यह आपको मिलेगा राजस्थान में देखने के लिए। और अरावली से याद रखिएगा, यह सबसे पुरानी तो पर्वतमाला है ही, साथ ही इसके जो हाईएस्ट यानी कि जो सबसे ऊपरी पॉइंट है उसे गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। और यहीं पर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू, यह यहीं अरावली पर्वत पर स्थित है। इतने पॉइंट्स अरावली पर्वत से याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में आता है? तो आपको बताना है कि एशिया महाद्वीप में कौन सा देश आते हैं। तो कजाकिस्तान, मलेशिया और फिलीपींस, ये तीनों एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सभी कजाकिस्तान, मलेशिया और फिलीपींस, यह तीनों देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा नूर सुल्तान है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है। और फिलीपींस याद रखिएगा कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह फिलीपींस में ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि FIR आपके द्वार नामक सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? फिर से सुनिए दोस्तों क्वेश्चन, FIR आपके द्वार नामक सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? यानी कि जो हम FIR लिखवाने जाते थे अब तक पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्वयं आपके घर आकर के FIR लिखेगी। तो यह सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह सेवा शुरू कर दी है। तो जान लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी है वह है दूधराज, जिसे कि इंग्लिश में पैराडाइज फ्लाई कैचर बोला जाता है। वहीं पशु जो है वह बारहसिंगा होता है। याद रखिएगा इतने पॉइंट्स। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे पहला मकड़ालय खोला गया है, जो कि जबलपुर में स्थित है। और भोपाल से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, कि यहाँ पर पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा? तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया फिर से, अब समर ओलंपिक गेम्स। तो जो नेक्स्ट होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, यह कहाँ होगा, कब होगा? तो यह दोस्तों याद रखिएगा 2021 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और कहाँ पर होगा दोस्तों? तो यह टोक्यो जापान में होगा। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पणजी किस नदी किनारे स्थित है? पणजी सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांडवी नदी के किनारे में पणजी स्थित है। और यह गोवा की राजधानी है पणजी, याद रखिएगा। और मांडवी नदी के किनारे स्थित है। वही ऑप्शन नंबर बी है गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है यमुना नदी किनारे आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। वहीं जो ऑप्शन नंबर डी है मूसी नदी के किनारे आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जितने भी पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा बताते जा रहे हैं, इन्हें आप नोट्स करते चलें, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है कि पानीपत का जो थर्ड बैटल है वह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1761 में। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, पानीपत का जो थर्ड बैटल था यह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी। याद रखिएगा इतने पॉइंट्स। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, साकेत किसकी रचना है? तो आपको बताना है कि जो साकेत है यह किसकी रचना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखिएगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हॉकी खेल के लिए निर्धारित की गई समय अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों हॉकी के खेल में जो समय अवधि होती है वह ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा बी, यानी 60 मिनट्स। 60 मिनट्स आपको मिलते हैं। 15-15 मिनट्स के 4 आपको टर्म में मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाल का समानार्थी शब्द है। तो कपाल दोस्तों, कपाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माथा। कपाल यानी क्या होता है दोस्तों? माथा ही तो होता है। तो उसका समानार्थी शब्द पूछा था, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अंधकार यानी अंधेरा, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तिमिर। अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द है वह तिमिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18
कि मौन का विलोम शब्द क्या है। तो मौन का विलोम शब्द, मौन यानी क्या होता है दोस्तों, शांत रहना। और यही जो आंसर हो जाएगा इसका मुखर है। मुखर यानी होगा कि बोलना। जैसे कि आप मौन में क्या होते हैं, शांत रहते हैं, और यहाँ जो मुखर का अर्थ होता है बोलना। तो विलोम शब्द क्या होता है, एंटोनाइम्स, यह विपरीत होता है, उल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि वर्टिकल शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा। यह क्वेश्चंस दोस्तों बिल्कुल ही एनसीएल पैटर्न पर लिए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से आंसर आप इसका दीजिए। तो वर्टिकल शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्ध्वाधर। वो यदि पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल शब्द का अर्थ हिंदी अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर क्षैतिज हो जाता है। वहीं पैरेलल का हिंदी अर्थ होता है समांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोकस शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है। अभी हाल ही में दोस्तों लोकस शब्द बहुत ही चर्चे में है, तो याद रखिएगा लोकस शब्द का हिंदी अर्थ होता है टिड्डा। आपको पता होगा कि टिड्डों का आक्रमण हो गया है भारत में, तो लोकस शब्द आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा किया गया था। बात हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। वहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति थे, और इनकी जो मृत्यु है यह सरोवर बेलगोला में हुई थी। इन्होंने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। वहीं बात की जाए कि इनके जो प्रधानमंत्री थे, जिन्हें कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से आप लोग जानते होंगे, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना की थी, जो कि आप किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले थे ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। वहीं ऑप्शन नंबर जो ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है सी राजगोपालाचारी। तो इनसे याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए एक उपन्यास है। वहीं याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना भी इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया है। और पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में, तो याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार संबंधी प्रावधान मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 17, यह अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, यानी छुआछूत की भावना जो होता है उसके अंत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 21, तो यह जीवन जीने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत के जो अभिराज्य हैं उनमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यदि बात की जाए कि इनके जो त्यागपत्र संबंधी भी है प्रावधान, कि त्यागपत्र किसे देंगे, तो वे भी याद रखिएगा राष्ट्रपति को ही देते हैं अपना त्यागपत्र। और जो राज्यपाल की बात हुई है दोस्तों, तो राज्यपाल बनने के लिए आपके पास मिनिमम 35 ईयर एज होना चाहिए। वहीं आपकी जो टर्म रहेगी यानी राज्यपाल जो बन जाते हैं उनकी जो कार्यकाल होती है वह 5 साल के लिए होती है। और इनके जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 155 में दिए गए हैं कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वह आर्टिकल नंबर 155 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों कृष्ण क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर यहाँ से ही हो जाएगा बी यानी खनिज तेल उत्पादन से। याद रखिएगा दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सिलेक्टिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खनिज तेल उत्पादन से। तो कृष्ण क्रांति, जिसे कि इंग्लिश में भी आपसे लिख कर आ सकता है कि कृष्ण रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू होम, तो याद रखिएगा खनिज तेल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको काला सोना कहा जाता है। तो दोस्तों काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोल को, कोयले को काला सोना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर परत होगा दोस्तों, याद रखिएगा कोयले की सबसे मोटी परत है जो यह ऑप्शन नंबर ए यानी सिंगरौली में पाई जाती है। और सिंगरौली आपके मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, यहीं पर आपको मिलेगी सबसे मोटी परत कोयले की। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अपवर्तन के कारण।
तो दोस्तों जो कि रिफ्रैक्शन होता है, याद रखिएगा, इसी के कारण आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो दोस्तों जो ओम का नियम है यह परिभाषित करता है धारा व वोल्टता दोनों को। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम वैसे दोस्तों होता क्या है, तो याद रखिएगा V बराबर आई आर। तो यहाँ पर V वोल्टता भी हो गया और I से शो करेंगे तो V अपन R। तो वोल्टता और धारा दोनों को परिभाषित करता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति यानी कि दोस्तों AC को DC में चेंज करने की जो युक्ति है उसे ऑप्शन नंबर बी यानी रेक्टिफायर बोला जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, आप लोग जो चार्जर लगाते हैं तो ये क्या करता है, तो यह क्या करता है दोस्तों, जो AC करंट आता रहता है उसे DC में कन्वर्ट करके आपको मोबाइल को चार्ज करता है। इसलिए आपके मोबाइल को DC चार्ज चाहिए होता है तो रेक्टिफायर उसमें लगा होता है चार्जर में, जो कि AC करंट को DC करंट में बदल देता है। अब आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।